हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 6.2 के इस भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। ये जो प्रश्नावली है वो दो समांतर रेखाओं को यदि एक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उस पे बनने वाले कोणों पर आधारित है। तो आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट आता होगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट का वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। और जैसे जैसे हम प्रश्न में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। चित्र में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। अब जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। ये कहीं से भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। हमेशा इनकी दूरी, चाहे अनंत तक इन्हें बढ़ाते जाओ, दूरी हमेशा बराबर बनी रहेगी। ठीक है। तो यहां अगर L जो रेखा है इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है तो कुछ कोण बनेंगे, टोटल 8 कोण बनेंगे। तो इनके मध्य कुछ संबंध होता है। तो हमें सिद्ध करना है यहाँ ए बी समांतर सी डी है। तो किसी प्रकार से अगर x बराबर y सिद्ध कर दूं मैं तो ये ए बी जो है सी डी के समांतर सिद्ध हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि x और y जो है वो एक एकांतर अंतःकोण है। और इसी प्रकार यहां बनने वाला कोण और यहां बनने वाला कोण भी एकांतर अंतःकोण ही कहलाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम यहां से x का मान ज्ञात करते हैं। तो यहां L एक सरल रेखा है। यदि L एक सरल रेखा है तो इसके एक साइड बनने वाला कोण 180 अंश का होगा। एक बिंदु के एक साइड बनने वाला कोण, तो x प्लस 50 करेंगे तो 180 अंश बनना चाहिए। इसी प्रकार इधर भी बनने वाला कोण क्या होगा? 180 अंश का होगा ना। यहाँ इधर का ही हमें काम है क्योंकि x का मान ज्ञात करना है। इसीलिए x प्लस 50 इज इक्वल टू 180। अब इसे हम लिख सकते हैं रैखिक युग्म अभिगृहीत से। एक तरफ के दोनों कोणों का योग कर रहे हैं, रैखिक युग्म अभिगृहीत से। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 50। 50 को इधर किया तो माइनस में हो गया, तो x इज इक्वल टू 130। अब इसी प्रकार L जो है वो AB को एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है और CD को भी एक पॉइंट पे ही प्रतिच्छेद कर रहा है। तो y और 130 बराबर होगा। ये कोण क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। और इसी प्रकार ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण होगा। और यहां भी x बराबर इसके सामने वाला कोण जो आएगा वो भी शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। और 50 के सामने वाला कोण भी शीर्षाभिमुख कोण ही कहलाएगा, एक दूसरे के परस्पर ना। तो यहां से हम y का मान आसानी से याद कर सकते हैं। y बराबर 130 आएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो अब रेखा ए बी तथा सी डी परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसीलिए y बराबर 130 अंश, ये शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। शीर्षाभिमुख कोण। अब यहां से x बराबर भी 130 हमें मिल रहा है और y बराबर भी 130। और हमें क्या चाहिए था? यही चाहिए था, ए बी समांतर सी डी को सिद्ध करने के लिए। तो हम आगे लिख सकते हैं। तब x बराबर y बराबर 130 अंश। और यदि ऐसा तभी होगा जब ए बी समांतर सी डी हो। तभी क्या होते हैं? एकांतर अंतः कोण या बाह्य एकांतर कोण या फिर संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण। रेखाओं ए बी तथा सी डी के लिए ये एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण है। अतः
हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है सी डी के समांतर है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ और y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए बी समांतर सी डी है, फिर सी डी समांतर ई एफ है। सी डी दोनों में कॉमन है, तो ए बी अपने आप किसके समांतर हो जाएगा? ई एफ के समांतर हो जाएगा। और हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना है। हम चाहे तो y और z का भी मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ x का ही मान ज्ञात करना है। चलिए इसे हल करते हैं। दिया है ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, तब ए बी समांतर ई एफ। अब इसका रीजन भी लिख लेते हैं। रेखाएं जो कि एक ही रेखा के समांतर हो, वे एक दूसरे के समांतर होती हैं। एक दूसरे के समांतर होती हैं। अच्छा, यदि ए बी समांतर ई एफ है तो एक्स और जेड जो है वो एकांतर अंतःकोण होंगे। ठीक, हम ऐसे भूल जाते हैं कि सी डी भी बीच में है। तो ए बी समांतर ई एफ और एक रेखा इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है, तो एक्स और जेड जो है वो क्या होंगे? एकांतर अंतःकोण और बराबर होंगे, है ना। तब एक्स बराबर जेड ये कहलाएंगे एकांतर अंतःकोण, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन्हें कहा जाता है, एकांतर अंतःकोण। ऐसे बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब फिर दिया है कि y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, तो हम यहां पर z की जगह पर x भी रख सकते हैं क्योंकि बराबर है ना। तो इसी की सहायता से हम हल करेंगे। और दिया है कि y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, तो y रेशियो x इज इक्वल टू 3:7 लिख सकते हैं हम। z की जगह x को लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, अब फिर मान लेते हैं यदि रेशियो में जब भी दिया होता है ना, तो हम एक ही चर राशियों में उन्हें मान लेते हैं हमेशा, तो हमें आसानी से मान प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ x और y को अगर यहाँ पर ऐड करूं मैं, तो 180 अंश का कोण बनना चाहिए। अर्थात ए बी सी डी समांतर है और एक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो तिर्यक रेखा के एक साइड बनने वाला कोण हमेशा 180 अंश का होता है। इधर भी बनने वाला कोण क्या होगा? 180 अंश का ही होगा। और इसी प्रकार यहाँ और यहाँ दोनों को अगर ऐड करूंगा तो ये भी 180 अंश का बनेगा, और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी ऐड करने पर 180 अंश का ही बनेगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट का वीडियो है, मतलब कॉन्सेप्ट है ये। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको कॉन्सेप्ट का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट का वीडियो भी लाऊंगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना y बराबर, y का रेशियो 3 दिया है, तो y बराबर 3a मान लेता हूं, तथा यहां से x बराबर, इसका रेशियो 7 दिया है तो 7a है, इतना मान लिया। अब जैसा कि मैंने कहा कि तिर्यक रेखा के एक साइड चाहे वो अंतःकोण बने चाहे बाह्य कोण बने, तो उनका योग हमेशा कितना होता है? 180 अंश का होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे लिख लेते हैं। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब इसका रीजन हम लिख सकते हैं, तिर्यक रेखा के एक ओर के, अब यहां अंतःकोण है, तो अंतःकोण, अगर बाह्य कोण की जरूरत पड़ती तो हम बाह्य कोण लिखते हैं, अंतःकोणों का योग
180 अंश होता है। फिर x बराबर हमने 7a लिया है और y बराबर कितना लिया है 3a इज इक्वल टू 180। तो ये 10a इज इक्वल टू हो जाएगा 180। अब 10 से ये डिवाइड हो जाएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 10। तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं तो बचेगा कितना 18। अब यहाँ पर हमें सिर्फ x पूछा है ना, तो x ही ज्ञात करना है। तो हमने x बराबर कितना लिया है 7a। तब x इज इक्वल टू 7a इज इक्वल टू 7 और a का मान कितना ज्ञात किया है 18। तो 18 सत्य होता है 126। अतः x बराबर 126 अंश। अब इसी की सहायता से हम आसानी से y और z भी ज्ञात कर सकते हैं ना। ये 180 अंश बन रहा है, अगर 180 अंश में 126 को घटा दे तो y पता चल जाएगा। और फिर x बराबर हमने z पहले ही प्रूव किया था, एकांतर अंतःकोण है, तो ये 126 है तो z बराबर पे कितना हो जाएगा 126 है। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है सिर्फ x, तो x का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। तो तीसरा प्रश्न है, चित्र में यदि AB समांतर CD EF लंब है CD पर, अर्थात EF जो है वो CD पर लंब है, तो इधर भी बनने वाला कोण 90 अंश का, इधर भी बनने वाला कोण 90 अंश, सेम यहाँ बनने वाला कोण भी 90 अंश का ही होगा। तो जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से हम 90 डिग्री ले लेंगे। और कोण GED बराबर 126 डिग्री है, तो कोण AG, कोण GEF और कोण FGE का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है AB समांतर CD और EF लंब है CD पर, और ये भी दिया है कोण GED बराबर 126 अंश। अब यहां देखिए, यदि AB समांतर CD है और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहां पर बनने वाला कोण और यहां पर बनने वाला कोण, ये पूरा कोण क्या होगा, एकांतर अंतःकोण बनेगा। तो हमें सबसे पहले ज्ञात क्या करना है AGE। तो AGE ज्ञात करने के लिए यही कोण ज्ञात करना है। तो ये GED बराबर कितना दिया है 126, तो ये भी कितना हो जाएगा 126, क्योंकि ये और ये टोटल कितना दिया है 126 अंश, तो ये भी हो जाएगा 126 अंशी एकांतर अंतःकोण से। तो चलिए अब ज्ञात क्या करना है उससे लिख लेते हैं, फिर हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करना है कोण AGE कोण GEF और कोण FGE के मान। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले AGE को ज्ञात करते हैं हम हल। यदि AB समांतर CD हो तब कोण AGE बराबर कोण GED, ये क्या होगा एकांतर अंतःकोण या अल्टरनेट एंटीरियर एंगल। यहां से कोण AGE बराबर लिख सकते हैं 126 अंश। तो पहला ज्ञात हो गया। अब फिर अगर GED को मैं लिखना चाहूं तो एक बार लिख सकता हूं GEF और फिर FED, दो भागों में बटा है ना ये। तो ये तो पता है हमें कोण FED बराबर कितना है 90 अंश का है ना, लंब है ये इसलिए 90 अंश का है। तो अगर 126 में से 90 निकाल दूं तो मुझे यहां से प्राप्त हो जाएगा कोण GEF ना। तो फिर इसी की सहायता से हम आगे का कोण ज्ञात कर लेंगे GEF, ये भी आसान है। तो चलिए अब कोण GED बराबर दो भागों में बटा है, एक है कोण GEF प्लस कोण FED। तो कोण इसके बराबर लिख सकते हैं कोण GEF प्लस कोण FED बराबर 126, जो कि GD के बराबर है ना। चित्र में यही तो देखा था हमने, GD बराबर कितना दिया है 126 अंश। तो फिर
यहां से एफ ई डी बराबर हमें पता है कितना है, 90 अंश है। तो कोण जी ई एफ प्लस 90 बराबर 126। तो कोण जी ई एफ बराबर 126 माइनस 90, 90 को इधर भेज देंगे माइनस में हो जाएगा। तो कोण जी ई एफ बराबर 126 में से अगर 90 को निकालेंगे तो 36 डिग्री। तो जी एफ भी ज्ञात हो गया। अब अगला जो कोण ज्ञात करना है हमें वो है एफ जी ई। तो चलिए उसे भी ज्ञात करते हैं। एफ जी ई को ज्ञात करने के लिए देखिए, एफ जी ई ये वाला कोण ज्ञात करना है। अब हमने ए जी ई पहले ही ज्ञात कर लिया। अगर एफ जी ई और ए जी ई को जोड़ दूं तो यहाँ ये एक सरल रेखा है, ए भी जो है एक सरल रेखा है। तो इसके एक बिंदु पर एक तरफ बनने वाला कोण कितने का होगा, 180 अंश होगा रैखिक युग्म अभिगृहीत से। तो 180 में से अगर 126 को निकाल दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा, मुझे ये एफ जी ई का मान ज्ञात हो जाएगा। तो बस यही करना है हमें। चलिए इसे भी याद कर लेते हैं। तथा कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180, ये होता है रैखिक युग्म अभिगृहीत से। अभिगृहीत से तो कोण ए जी बराबर हमने पहले ही याद किया है 126 है, प्लस कोण एफ जी ई बराबर 180 अंश। तो कोण एफ जी ई बराबर 180 माइनस 126। तो कोण एफ जी ई बराबर 180 में से अगर 126 को निकालेंगे तो बचेगा 54 डिग्री। अतः अब तीनों कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो कोण ए जी ई बराबर 126, कोण जी ई एफ बराबर 36 तथा कोण एफ जी ई बराबर 54। तो तीनों कोणों के मान हमने ज्ञात कर लिए। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न है, चित्र में पी क्यू, यदि पी क्यू समांतर एस टी और एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री है, तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। अब इसे हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो संकेत दिया हुआ है आपके बुक में कि बिंदु आर से होकर के एक समांतर रेखा खींचिए, और एक जो मेरा तरीका है उस तरीके से भी मैं बता देता हूं। अब यहाँ आर से होकर एक बोल रहा है कि समांतर रेखा खींच लीजिए जो कि पी क्यू और एस टी के भी समांतर हो। तो एक तरीका तो ये हो गया, और एक तरीका जो मैं बताने वाला हूं वो यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। इस प्रकार से है चित्र। अब ये जो है वो पी क्यू है और ये है, सॉरी, ये एस टी है। अब पी क्यू को ही हम आगे तक बढ़ाते हैं इस प्रकार से। अब ये 130 अंश दिया है और ये कितना दिया है, 110। और हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है ना। यहाँ भी ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो ये बन गया हमारा त्रिभुज। अब यदि इसका नाम दे लेते हैं ए बी। अब यहाँ भी अगर हम खींचेंगे इस रेखा को तो इसका भी नाम ए बी है, कुछ तो देना पड़ेगा ना। अब पी क्यू को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं तो पी क्यू के समांतर ही ए बी, मतलब एस टी के समांतर ही ए बी भी हो जाएगा। तो ऐसे जो है यहाँ पर तिर्यक रेखा होगी। तो ये वाला कोण तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाला कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। अर्थात 180 में से अगर 130 को घटा दें तो कितना बचेगा, 50। और 50 के सामने वाला कोण भी कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। इसी प्रकार पी क्यू या पी बी जो है एक सरल रेखा है, तो यहाँ पूरा एक ओर के बनने वाला कोण कितना होगा, 180 अंश का होगा। और 180 में से अगर 110 को निकाल दूंगा तो बचेगा कितना, 70, है ना। तो यहाँ भी 70 हमें याद हो गया। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 मीन्स 70 और 50 जोड़ूं तो 120 आ रहा है। और 180 में से अगर 120 को निकालूंगा तो बचेगा कितना, 60, जो कि क्यू आर एस का मान हो जाएगा, है ना। एक तरीका तो ये है और एक तरीका ये कि बिंदु आर से होकर के समांतर एक रेखा खींचे। तो इसी तरीके से मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं, और ये तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसे, ठीक है।
एक दो स्टेप ज्यादा लिखना पड़ेगा इस वाले तरीके से। तो चलिए इसे हल करते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूं जो मैंने बताया। तो यहां पर एक समांतर रेखा खींच लिया, इसका नाम ए बी भी दे लिया, और फिर हल इसे करेंगे तो लिखेंगे आर से जाने वाली तथा पी क्यू व एस टी के समांतर एक रेखा ए बी खींचते हैं। अब ए बी समांतर पी क्यू समांतर एस टी। अब इसे दो स्टेप में भी लिख सकते थे हम कि एस टी समांतर है पी क्यू के, फिर या तो एस टी के समांतर ए बी ले लेते हैं, फिर ए बी जो है वो पी क्यू के समांतर हो जाता है, या सीधे लिख लेते हैं। ठीक, तो कोण, अब यहां से हम लिख सकते हैं सबसे पहले पी क्यू आर और क्यू आर ए, ये वाला कोण और ये वाला कोण है ना। यदि पी क्यू समांतर है ए बी के, ठीक, तो और क्यू आर जो है वो तिर्यक रेखा है, तो कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, 180 अंश का होना चाहिए। तिर्यक रेखा की एक तरफ बनने वाले कोण अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से अगर इसे घटा दो तो ये कितना ज्ञात हो जाएगा, 70। चलिए सबसे पहले इसे ज्ञात करते हैं। यदि पी क्यू समांतर ए बी और क्यू आर तिर्यक रेखा है, सॉरी तिर्यक नहीं प्रतिच्छेदी रेखा लिखते हैं इसे, क्यू आर प्रतिच्छेदी रेखा है, तब कोण पी क्यू आर धन कोण क्यू आर ए बराबर 180 अंश। इसका हम रीजन लिख लेते हैं। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इतना हो गया। तो यहां से हमें पी क्यू आर बराबर पता है, तो 110 प्लस कोण क्यू आर ए बराबर 180 अंश। तो फिर कोण क्यू आर ए बराबर 180 माइनस 110, तो कोण क्यू आर ए बराबर कितना, 70 डिग्री। अब देखिए यहां हमने ये बराबर 70 डिग्री याद कर लिया। अब किसी प्रकार से अगर ये भी याद कर लूं मैं, तो ए बी जो है वो सरल रेखा है, तो इस पर जितने भी कोण बनेंगे वो कितने, एक बिंदु के एक साइड का कोण 180 अंश का बनेगा। तो ये 70, और यहां से हम ये भी याद कर सकते हैं ना, यदि एस टी समांतर ए बी हो तो ये वाला कोण ज्ञात हो जाएगा। 180 में से इसे घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 50। तो 70 और 50 120, और 120 में ये पूरा कितना 180 ना, तो 180 में 120 को घटाएंगे तो ये बराबर 60 पता चल जाएगा। यही करने वाला हूं। चलिए अब इसे आगे हल करते हैं। अब यदि एस टी समांतर ए बी और, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, एस टी समांतर ए बी और एस आर या आर एस जो है वो तिर्यक रेखा हो, और आर एस प्रतिच्छेदी रेखा हो, तब अब फिर से वही कोण टी एस आर और एस आर बी
ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनका योग कितना होगा 180 अंश। तिर्यक रेखा के एक ओर के बनने वाले अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, यदि दोनों रेखाएं क्या हो समांतर हो और एक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती हो तो। तब कोण टी एस आर प्लस कोण एस आर बी बराबर 180 अंश। इसके लिए भी रीजन वही लिखेंगे हम, तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। और फिर टीएसआर बराबर हमें पता है 130 अंश दिया है, प्लस कोण एस आर बी बराबर 180, तो कोण एस आर बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130, तो कोण एस आर बी बराबर हमें कितना मिल गया 50। अब जैसा कि मैंने कहा कि ए बी सरल रेखा है और एस पॉइंट के एक साइड के सारे कोणों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। यहां से हम पी क्यू क्यू आर ए ले लेंगे, फिर क्यू आर एस ले लेंगे, फिर एस आर बी ले लेंगे, इन तीनों का योग करेंगे तो 180 अंश आना चाहिए। यहां से हमें क्यू आर ए का मान पता है 70 है और एस आर बी का मान पता है 50 है ना, तो 180 में से 120 को घटाएंगे तो ये वाला मान हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए ऐसे ही हल करते हैं। अब कोण क्यू आर ए प्लस कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर बी बराबर 180। अब इसका रीजन लिख लेते हैं, सरल रेखा के एक ओर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 70 क्यू आर ए बराबर 70 हमने ज्ञात किया, प्लस क्यू आर एस हमें ज्ञात करना है। कोण क्यू आर एस को वैसे ही रहने देते हैं और कोण एस आर बी बराबर 50 अभी याद किया, 50 बराबर 180। अब चलिए यहां इसे हल कर देता हूं क्योंकि नीचे जगह थोड़ा कम है। तो 70 और 50 जोड़ेंगे तो 120, तो 120 प्लस कोण क्यू आर एस बराबर 180, तो कोण क्यू आर एस बराबर 180 माइनस 120, तो कोण क्यू आर एस बराबर 60। तो यही हमें कोण का मान ज्ञात करना था, ये वाला कोण, और हमने ज्ञात कर लिया क्यू आर एस। जो मैंने दूसरा तरीका बताया आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लिखना पड़ेगा जैसा जैसे आप स्टेप वाइज लिखते हुए उसे हल कर सकते हैं। तो अगर आप हल कर पाएंगे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि उस तरीके से भी आपने हल कर लिया। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी, कोण ए पी क्यू बराबर 50 अंश और कोण पी आर डी बराबर 27 अंश, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। यहां पर यदि ए बी समांतर सी डी हो और पी आर जो हो वो तिर्यक रेखा हो, तो यहाँ ये पूरा कोण और ये कोण जो है वो एकांतर अंतर कोण हो जाएगा ना, अर्थात y प्लस 50 इज इक्वल टू 127 डिग्री होना चाहिए ना। तो इसी की सहायता से यहाँ y का मान ज्ञात कर लेंगे, और y का मान ज्ञात हो गया तो हम आसानी से x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि ए बी समांतर सी डी हो तो ये वाला सिर्फ कोण और ये वाला कोण और पी क्यू जो हो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा एकांतर अंतर कोण। ठीक, तो x बराबर 50 सीधे सीधे पता चल जाएगा। या एक और तरीका है, हमें पता है कि किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है ना, ये वाला कोण, तो बाह्य कोण जो है वो अपने सामने के दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से हम y पहले ही पता कर चुके थे,
तो y और इससे जोड़ने पे कितना आना चाहिए 127, तो यहां से x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वो भी बता देता हूं आगे, पहले हम इसे हल करते हैं। हल दिया है ए बी समांतर सी डी यदि ए बी समांतर सी डी और पी आर प्रतिच्छेदी रेखा है, तब 50 प्लस वाई बराबर 127 अंश, ये क्या है एकांतर अंतःकोण। तो 50 को इधर भेज देंगे तो y बराबर 127 माइनस 50, तो y बराबर यहां से मिल जाएगा हमें 77 मिल गया। और फिर इसी प्रकार हम आगे भी लिख लेंगे। अब यदि ए बी समांतर सी डी और अब मैं जो प्रतिच्छेदी रेखा ले रहा हूं वो पी क्यू है, और पी क्यू प्रतिच्छेदी रेखा है, तब 50 बराबर x, ये भी क्या है एकांतर अंतःकोण है। अंतःकोण यहां से हमें क्या मिल गया, अतः x बराबर 50 अंश और y बराबर 77 अंश। और इसी प्रकार 127 जो है इसके सामने दो कोण कौन से बन रहे हैं, एक तो y बन रहा है और x ना, तो y 77 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 127 होगा। ठीक, तो x प्लस 77 इज इक्वल टू 127, तो x इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 127 माइनस 77, x इज इक्वल टू मिल जाएगा 50 यहां से। इस तरीके से भी चाहे पता कर सकते हैं चाहे ऐसे। अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज वो इसी की सहायता से ज्ञात करना है कि समांतर कोण समांतर रेखाएं हो और एकांतर अंतःकोण बनते हो या संगत कोण बनते हो, तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर ज्ञात किया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।